गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप ठीक है ना? और ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे हैं? ठीक है। अब चलिए इसके बाद में देखिए, आपने जहाँ तक द्विगुण व्यंजन तक पढ़ा था आपने, ठीक है, तो उसके आगे कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको दिए दे रहा हूँ जो कि ये आपके ज्ञान के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जो लोग ऐसे हैं जिनको कंपटीशन के लिए अपना तैयार करना है तो उनके लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी 9, 10, 11, 12 के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहता है या उसमें एग्ज़ाम में बैठना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आपकी एक चीज़ देखिए इसमें होती है उत्क्षिप्त। क्या है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ नीचे आए। जैसे कि ये दो अक्षर, जो द्विगुण व्यंजन वाले जो दो अक्षर थे, उन्हीं में से दो अक्षर ये ड़ा और ढ़ा। ड़ा अढ़ा। तो आप इसको आप देखोगे कि जब इनका उच्चारण करोगे तो जीभ की नोक जो है वो आपकी, वो सबसे पहले उठ करके मूर्धा को, यानी जो उभरा हुआ भाग है दांतों की जड़ के पीछे, उसको टच करेगी। उसके बाद झटके के साथ नीचे चली आएगी, अड़ा अढ़ा। तो इस तरह से इस तरह के जो अक्षर होते हैं ये दो ही होते हैं, इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। और इनमें से भी दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो ये जो ड़ा है ये आपका क्या है? ये एक तो मूर्धन है, मूर्धन से टकराता है। दूसरा बात सघोष है और अल्पप्राण है। अढ़ा क्या है? ये भी मूर्धन है, सघोष है, लेकिन ये महाप्राण है। अब आते हैं ये सघोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण को आप समझ लीजिए। देखिए सघोष क्या होता है? देखिए सघोष होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो। ठीक है, स्वर तंत्र कहाँ है? जहाँ आपका गला होता है, जहाँ आपका कंठ होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ शुरू होती है कौवा के पास से और नीचे, तो वहाँ पर अगर किसी ध्वनि का उच्चारण हम कर रहे हैं और उसके उच्चारण करने में हमारे यहाँ स्वर तंत्र में यानी कि गले में अगर कंपन हो रही है, थरथराहट हो रही है, मतलब उस वहाँ पर कुछ जोर पड़ रहा है, तो वो ध्वनियाँ सघोष कहलाएंगे। ये ध्वनि के आधार पर है ये, ठीक है। तो देखिएगा कि जितने भी वर्ग होते हैं, वर्ग कौन से थे? का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, इस तरह से। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? सघोष होगा। जैसे कि अगर हम का वर्ग की अगर बात करें तो देखिए, जैसे हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। ओ सॉरी, ये नहीं है, अंगा, ठीक है। तो इनमें से अगर आप ये का वर्ग में आप देखोगे तो इसमें से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो तीन व्यंजन हैं ये लास्ट के, ये आपके क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। इसका आप उच्चारण अगर करोगे तो आप देखोगे गा, घा, अंगा। और का, खा अगर आप कहोगे का और खा, तो ये गले के अंदर से आवाज़ नहीं आती है, वहाँ से कंपन नहीं होता है, बल्कि उसके तालू के आसपास से ये शुरू हो जाता है। का, खा, अंदर, यानी कि अंदर का हिस्सा, आपके गले के अंदर का हिस्सा हिलता नहीं है, वैसे आप कह लेते हो का, खा। जबकि आप गा, घा, अंगा कहोगे तो गा, घा, अंगा, अंदर थरथराहट सी होती है, अंदर कुछ थरथराहट सी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखोगे अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो तो वो अघोष कहलाते हैं। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी कि हर वर्ग का ये पहला और दूसरा व्यंजन जो है जिसमें हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है तो ये अघोष कहलाते हैं। और तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको कहने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होती है तो ये सघोष कहलाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। देखिए अल्पप्राण क्या होता है? अल्प माने होता है कम, ठीक है, और प्राण माने होता है वायु। तो देखिए ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से कम हवा निकले तो वो क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण कहलाएंगे। जबकि अगर इन्हीं व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारे मुंह से अधिक हवा निकले तो क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जितने भी वर्ग होते हैं उसका पहला और दूसरा, उसका पहला, तीसरा और पांचवा, यानी एक एक छोड़ करके, 1, 3, 5, और बीच में जो बचे कौन कौन से बचे?
2 और 4। तो आप देखोगे कि सबका हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, जबकि हर व्यंजन में दूसरा और जो चौथा व्यंजन होता है हर वर्ग का वो क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे अगर हम किसी एक वर्ग की अगर बात करें, मान लो हम बात करते हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है। तो इसमें का हम अगर बात करें जो, तो आप देख रहे हो कि पहले, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा क्या है, सघोष है। पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, ठीक। अब अल्पप्राण महाप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अल्पप्राण, और दूसरा और ये दूसरा और चौथा ये है महाप्राण। अब देखिए आप कहोगे ट, ट, तो इसमें कितनी हवा निकली है। अब आप कहोगे ठा, तो कितनी हवा निकली है। आप देखोगे, आप चाहो जो तो अपने आगे आप देख सकते हो, आप अपने आगे हाथ उलट करके हथेली का उल्टी तरफ का हिस्सा अपने मुंह के एकदम जस्ट सामने रखो, एकदम होठों के पास, फिर कहो ट, आप कहो ठा, तो देखिए आपका हवा का एक पूरा सा गुब्बार सा झटका सा आपके हथेलियों के ऊपर उल्टी साइड में लगेगा, एकदम होठों के पास रखना। इसी तरह से आप कहोगे डा, फिर कहोगे ढा, अड़ा, तो आप देखोगे कि पहला, तीसरा और पांचवा इन तीनों के उच्चारण में बहुत कम हवा निकलती है, तो ये कहलाएंगे अल्पप्राण। जबकि दूसरा और चौथा जो है वो उसमें हवा ज़्यादा निकलेगी, तो वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं साथ में ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए अब यहाँ पर भी बात करें तो अघोष कौन सा है, अघोष है, पहला और दूसरा अघोष है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सघोष है। अल्पप्राण कौन कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, क्यों, क्योंकि इसमें हवा कम निकलती है। आप देखोगे का, गा, अंगा। जबकि महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण है, तो इसमें आप हवा देखो कितनी निकलेगी, खा, घा। आप ये कैसे करना, हथेली को उल्टी करके अपने होठों के पास एकदम रख लेना, फिर इनका उच्चारण करना, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि मतलब हवा ज़्यादा निकल रही है या कम निकल रही है, ठीक है। मुझे आशा आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे दो चीज़ें और दे देते हैं आपको। एक चीज़ होता है लुंठित और एक होता है पार्श्विक। लुंठित क्या होता है, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जैसे रा में होता है, ठीक है। आपसे कहा था कि जैसे सिलबट्टा पर जो है वो बट्टा जो है वो रगड़ता है ना, तो उसी तरह से जब जीभ तालु से लुढ़कती है, स्पर्श करती है, रा, ये जो है लुढ़कती है ना, तो जब ऐसे होता है तो उसको कहते हैं लुंठित, ठीक है। तो रा जो है वो क्या है, लुंठित है। और पार्श्विक क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जीभ के बगल से निकल जाए, वो क्या होता है, पार्श्विक कहलाता है। आप कहो ला, तो एक्चुअली ला जब आप कहोगे तो सारी जीभ तो चिपक जाती है, तो दोनों जीभों के दोनों किनारों में जो जगह बचती है वहाँ से हवा निकल जाती है, ला, ला। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, पार्श्विक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो इस तरह से आपका हिंदी वर्णमाला का ये जो था भाग जो था वो आज ये समाप्त हुआ। इसी के साथ में हिंदी वर्णमाला भी समाप्त हो गई। अब हम आगे इसके बाद में शुरू करेंगे, अगला संधि शुरू करेंगे। तो इससे पर संधि शुरू करने से पहले हम इस पर क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं वो 10-20 क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे ताकि आपको एहसास हो सके। लेकिन उससे पहले यह है कि आप इस पूरे टॉपिक को पहले से लेकर के चौथे तक भाग तक जितने भी चीज़ें हुई हैं इनको आप अच्छी तरह से घर पर थोड़ा सा पढ़ करके याद करके आना, ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से करना होगा, ऑनलाइन टाइप का करना होगा। मतलब ये हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, 5 सेकंड का वक्त देंगे, फिर आप उसका आंसर बताएंगे। और अगर आप लोग अगर कहो, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। अगर आप कहो तो लाइव क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करवा सकता हूं जब आपको टाइम हो उस टाइम पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास में जो है वो आपसे ये क्वेश्चन आंसर इसके हो जाए तो आप ऐसा करिएगा, आप उसमें टाइम निर्धारित कर दीजिएगा कि सर इतने बजे लाइव क्लास से क्वेश्चन आंसर करवाइए। और अगर आप जैसे ये मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो समय से आपकी उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ में शेयर करिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा भी मिल सके, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं, गुड बाय।